नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज से हम आपके लिए सीटेट प्रीवियस ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग का सीटेट का एग्जाम लगा है 6 सितंबर को, तो आप लोग को प्रीवियस ईयर के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग प्रत्येक वर्ष के प्रीवियस ईयर आप लोग को कंप्लीट करवाएंगे, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी प्रीवियस ईयर में आज ये 2011 हिंदी का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, देखिए किस पर, भाषाई इकाइयों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अब देखिए व्याख्या क्या है। उपचारात्मक शिक्षण तभी सफल होता है जब शिक्षक विद्यार्थी की सीखने की कठिनाइयों के मूल कारणों को सटीक रूप से पहचान ले। अब देखिए आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है वह छात्र केंद्रित है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना होगा। ठीक, अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। ठीक है, अब ये क्या आ गया, एकमात्र साधन। ठीक है, अब यहाँ पे आया है हमारा, क्या आया है, एकमात्र साधन। अब ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि एकमात्र लग गया। आपको नेगेटिव वर्ड को याद रखना है, यहाँ पर नकारात्मक शब्दों को पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों पर। जहां पर नकारात्मक शब्द आ जाएं वो आंसर आप लोग को गलत ही मानना है। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। तो ये तो गलत हो गया। साध्य है, साधन है, अनावश्यक है, तो अनावश्यक भी नहीं होगा, साध्य भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी, साधन। ठीक है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन ये शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य या साध्य नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? व्याकरण का रटाना, निरंतर अभ्यास एवं प्रयोग, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, केवल लिखित परीक्षा। अब देखिए इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें नकारात्मक वर्ण क्या है, केवल। क्या है, केवल, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक, अब किसी भी चीज को रटाना उद्देश्य कभी नहीं होता है, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उस पर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज हमको नहीं आ सकती है। रटने से कभी भी किसी चीज को हम नहीं सीख सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, भाषा एक कौशल है जिसे रटने के बजाय दैनिक जीवन में निरंतर अभ्यास और प्रयोग करने से सबसे बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, ज्ञान का एकमात्र स्रोत होना, अनुशासन बनाए रखना, सहायक एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाना, केवल मूल्यांकन करना। अब देखिए यहाँ पर भी आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, केवल आ गया, तो ये होगा नहीं। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो। ज्ञान का एकमात्र स्रोत होना, क्या होना, एकमात्र स्रोत होना, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब कौन सा बचता है, अनुशासन बनाए रखना, सहायक एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाना। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा सबसे सही लग रहा है, तो इन दोनों में जो सबसे सही है वह है सहायक एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाना। ठीक, अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिक शिक्षण में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया में एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक होता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है व्याकरण के नियम याद कराना, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाना, कठिन शब्द याद कराना, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाना। अब देखिए सी तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि याद कराना आ गया, डी गलत हो गया क्योंकि केवल आ गया। ठीक है, और ए भी गलत हो गया क्योंकि याद कराना आ गया। हमें किसी भी चीज को समझना है, सीखना है, हमको रटने पर फोकस नहीं करना है। आप लोग को याद रखना है जहां भी ऐसे शब्द आए वहां आपको गलत ही करना है। ठीक, अगला प्रश्न, भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्व किसका है? रटना, अभ्यास एवं संवाद, परीक्षा, गृह कार्य। ठीक, ध्यान रखिएगा, रटना गलत हो गया, सबसे अधिक महत्व पूछा है तो रटना गलत हो गया, परीक्षा गलत हो गया और गृह कार्य गलत हो गया। क्या हो गया सबसे सही? अभ्यास। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अभ्यास एवं संवाद। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा का विकास परस्पर संवाद करने और उसे व्यवहारिक रूप से अभ्यास में लाने से सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न,
प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में किस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए? व्याकरण, रचनात्मक अभिव्यक्ति, कठिन शब्दावली, केवल लेखन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रचनात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अपनी कल्पना और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अवसर देना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में त्रुटियों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? दंडात्मक, उपेक्षापूर्ण, सुधारात्मक एवं सहयोगात्मक, कठोर। आप लोग को इसका आंसर पता होगा। इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति सहयोगी होना चाहिए ताकि वे गलतियों से डरे नहीं और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। अगर एक शिक्षक का व्यवहार दंडात्मक या कठोर होगा तो बच्चा अपनी गलतियां नहीं करेगा और बच्चा गलतियों से ही सीखता है। इस चीज को याद रखना है कि बच्चा गलतियों से ही सीखता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? केवल। ठीक है, ऑप्शन ए केवल पढ़ना, ऑप्शन बी केवल लिखना, ऑप्शन सी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ऑप्शन डी केवल व्याकरण पढ़ना। आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा कि केवल 3 में लगा है, ए में लगा है, बी में लगा है और डी में लगा है। तो ये तीनों हो गए गलत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के 4 मुख्य कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में बच्चों को अवसर मिलना चाहिए केवल उत्तर याद करने का, अपनी बात स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का, केवल प्रश्न हल करने का, केवल पाठ याद करने का। एकदम समझ में आ गया होगा आप लोग को कि केवल लगा है ए में, सी में, डी में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा के नियम रटाना, बच्चों में भाषा के प्रति रुचि और अभिव्यक्ति का विकास करना, केवल परीक्षा की तैयारी कराना, केवल लेखन कौशल विकसित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों में भाषा के प्रति रुचि और अभिव्यक्ति का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर मुख्य लक्ष्य बच्चों में भाषा के प्रति लगाव पैदा करना है और अपनी बात कहने का आत्मविश्वास जगाना है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक है अभ्यास एवं अनुभव, दंड, रटने की आदत, केवल गृह कार्य। ठीक है, तो आप लोग खुद इसको देख के बताएंगे। दंड तो होगा नहीं, रटने की आदत तो होगी नहीं, केवल गृह कार्य होगा नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभ्यास और अनुभव। भाषा का अर्जन अनुभव आधारित होता है और निरंतर अभ्यास से ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। ये आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों की भाषा को बार बार सुधारना चाहिए, केवल मानक भाषा का प्रयोग कराया जाना चाहिए। तो देखिए केवल आ गया तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, ये आप लोग को आ गया होगा समझ में। अब सी नंबर देखिए, बच्चों को भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषा परिवेश के बीच संवाद भाषा सीखने में सहायक होता है। ठीक, ऑप्शन डी, सुधार के नाम पर बार बार की जाने वाली टिप्पणियां अरुचि पैदा कर सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो गया। ठीक, बच्चों की भाषा को बार बार सुधारना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घर की भाषा और विद्यालय के परिवेश के बीच सेतु बनाना बच्चे को सीखने में एक सहज और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ने और लिखने पर बल देना चाहिए, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इसी क्रम में सीखते हैं, बच्चों के भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंधित हैं, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास से अधिक व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंधित हैं। भाषा के 4 कौशल कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों आपस में संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, पाठ की शोभा बढ़ाना, केवल चित्र देना केवल एक परंपरा है, चित्र अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न,
गहरी नींद में सोने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेखबर होना। ठीक है, गहरी नींद में सोना मतलब बेखबर होना, ये तो हो गया आपका मुहावरा। ठीक, अब देखते हैं हम सबसे पहले कविता। ठीक है, कविता से हमारे प्रश्न आते हैं, एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है। ठीक, तो हम पहले देखते हैं पद्यांश। अब है हमारी कविता। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अटल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिरह कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पद्यांश। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है पतन की राह पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पतन की राह पर। आप लोग कविता को पढ़िए, उससे समझ में आएगा कि इसका सही आंसर क्या है। अगला प्रश्न, कवि किस प्रकार के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। ठीक, अगला प्रश्न, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आए और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। सुबह हो गई है, यह कवि का दायित्व है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आए और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। ठीक है, अगला प्रश्न, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश, जागृति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जागृति। ठीक है, अब देखते हैं गद्यांश। क्या देखते हैं? गद्यांश। गद्यांश से भी प्रश्न आते हैं। ठीक, तो अब हमारा है गद्यांश, अब इसको पढ़ते हैं। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, कतने की गति का हिसाब लिखा जाए। ठीक, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए। वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए, डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना बच गया है ये मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वो लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक, तो ये है हमारा गद्यांश। अब हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उनको हम हल करेंगे। अब देखिए गद्यांश से संबंधित प्रश्न, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, उन्होंने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी, उन्होंने डायरी में वगैर शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, अगला प्रश्न, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर आपत्ति क्यों जताई? वगैरह की जगह आदि शब्द का प्रयोग होना चाहिए। गांधी जी शुद्ध भाषा का प्रयोग चाहते थे। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती। वे चाहते थे कि बातें ज्यों की त्यों लिखी जाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती। ठीक, अगला प्रश्न, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? दोनों में समय लगता है, दोनों कर्तव्य हैं, दोनों रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। अगला प्रश्न,
डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है, पूरे दिन का हिसाब लिखा जाता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते थे, इससे समय अच्छा बीतता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? केवल हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। लोगों को उनकी गलती बताते थे, हस्ताक्षर करते थे और देखते थे कि व्यक्ति के कार्य एवं विचार किस दिशा में जा रहे हैं। जांच का प्रमाण देते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये आप लोग को गद्यांश में समझ में आ रहा होगा क्योंकि जो गद्यांश पढ़ा था उसी से संबंधित सारे प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो देखिए, द्वंद्व कहाँ होता है? जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु कहाँ होता है? जहाँ पर संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा? अव्ययीभाव। तो अव्ययीभाव में क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक, अगला प्रश्न। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है कितना शुद्ध उच्चारण किया है, कितना विश्लेषण किया है, कितना समझ में आया है, कितना आत्मसात किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कितना आत्मसात किया है। ठीक है, अगला प्रश्न। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? सेवा, कारज, काज, काम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काज। ठीक है, कार्य शब्द का तत्सम रूप जो होता है वह होता है काज। ठीक, अगला प्रश्न। विचार में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक, वैचारिक, वैचारिक या विचारिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैचारिक। तो इस प्रकार हमारे सीटेट के हिंदी के PYQ कंप्लीट हुए। ठीक, आपको डेली हिंदी और CDP और EVS से संबंधित आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग को भी पता है कि क्वेश्चन इसी में से फंसते हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आएंगे तो आपके इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। और सरकारी मास्टर से पढ़िए और सरकारी मास्टर बनिए। ठीक है, आप लोग को ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।